वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा स्थगित हो गया, सभी को पता है। अभी जो सोशल मीडिया पर न्यूज़ वायरल हो रहा है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम डेट आ गया है, वो सभी फेक है फ्रेंड्स। जो 26 से बताया जा रहा है, क्योंकि सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम से संबंधित कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसका मतलब अभी नहीं आया, एग्जाम डेट नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग पूरी मेहनत से तैयारी में लगे रहें। देखिए, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इस बार जो एग्ज़ाम आगे जो एग्ज़ाम होगी फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से उम्मीद है लास्ट नवंबर तक एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, तो उसमें धांधली बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आप लोग अगर जो 60+ भी स्कोर करके आते हैं मेरिट से, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। इसलिए आप लोग पूरी मेहनत से तैयारी करते रहें फ्रेंड्स। जो क्रैश कोर्स में मैं क्वेश्चन दिया हूँ, 9000 क्वेश्चन लगभग दिया हूँ फ्रेंड्स, उसका पैकेज वो सभी आप लोग रिपीट करते रहें। और अब देखिए, थोड़ा सा अभी इधर में थोड़ा ज़रूरी काम में बिजी था, तो अब क्या करूँगा फ्रेंड्स कि मैं आपको यूट्यूब पर भी प्रत्येक दिन वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया उसी तरह का क्वेश्चन कोशिश करूंगा क्वेश्चन टाइप करके आपको प्रोवाइड करूंगा। उसका पीडीएफ है जो पेड ग्रुप में दे दूंगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप डिस्कस करके पढ़ाई कर लीजिएगा और पीडीएफ फिर रिपीट करिएगा, तो क्या याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग एक्टिव रहिए। और मैं जैसे ही एग्जाम डेट होगा फ्रेंड्स, ज़्यादा एक्टिव हो जाऊंगा और सिलेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन है, सब टॉपिक वाइज, सभी को आप लोग याद करिएगा। जो स्टूडेंट एक क्रैश कोर्स में नहीं जुटे, अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर रहेगा, उससे आप कॉन्टैक्ट करिएगा, आपको जोड़ करके 9000 क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आज की वीडियो में देख लेते हैं फ्रेंड्स 50 महत्वपूर्ण सिलेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं जीके जीएस का। देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं बताता हूँ उसी तरह से पढ़ाई करिएगा तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि क्वेश्चन हूबहू नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे नहीं बनेगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा फ्रेंड्स, तो उसका आप आंसर सही करके ही आइएगा। ठीक है, इस जो भी स्टूडेंट है जो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का पहला सवाल है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? गेस करते चलिएगा, तो पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राय बहादुर दयाराम साहनी होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, खाली इतना याद करने से काम नहीं चलेगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। हो सकता है पूछ दिया जाए राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज कब की गई थी, तो याद करते चलिए 1921 ईस्वी में। इतना से भी काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स। हो सकता है आपको पूछ दे मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था फ्रेंड्स? तो राखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1922 ईस्वी में। तो इस तरह से इसका जो 3-4 इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका हो गया कि चनहुदड़ो का खोज किसने किया था, तो चनहुदड़ो का खोज किया था 1931 ईस्वी में। किसने किया था फ्रेंड्स? तो जी मजूमदार ने किया था। किसने किया था? तो जी मजूमदार ने किया था। तो इससे इंपॉर्टेंट 4-5 जो खोज वाला है सभी का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, तभी क्वेश्चन पकड़ में आएगा। तो पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? राय बहादुर दयाराम साहनी कब खोज किया था? तो 1921 ईस्वी में। उसी तरह से मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था फ्रेंड्स? तो राखालदास बनर्जी ने कब किया था? तो 1922 ईस्वी में किया था। उसी तरह से चनहुदड़ो का खोज किसने किया था? तो जी मजूमदार ने 1931 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है पूछे फ्रेंड्स आपका रोपड़ कहाँ पड़ता है, तो इस तरह से भी इसका कॉन्सेप्ट आप जब तक क्लियर नहीं रखेगा आपको क्वेश्चन पकड़ में नहीं आएगा। तो पहला करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया फ्रेंड्स। दूसरा सवाल आपका है फ्रेंड्स कि शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? तो याद करिए फ्रेंड्स, बुद्ध के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा का बी होगा, सिद्धार्थ होगा। सिद्धार्थ है। जो बुद्ध का बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो सिद्धार्थ था। और महावीर के पिता का नाम क्या था? तो वो भी सिद्धार्थ था। तो इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महावीर जो जैन धर्म के थे, जो विशि तीर्थंकर, उनके पिताजी का नाम भी सिद्धार्थ था। तो ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर करते हुए पढ़ाई करनी है। चलिए, तो अगला सवाल, अब बौद्ध धर्म जैन धर्म का तो पूरा टॉपिक ही दे दिए फ्रेंड्स, तो पूरा टॉपिक जो मैं दिया हूँ क्रैश कोर्स में उसको पूरा पढ़ लीजिएगा, तो उससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। टोटल बौद्ध संगीति कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था? ठीक है, तो सब दिया हुआ है। तीसरा सवाल आपका है फ्रेंड्स कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। जो आधुनिक देवनागरी लिपि है जिसमें हम लोग हिंदी भाषा लिखते हैं, इसका प्राचीन रूप क्या है? तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ब्राह्मी है। ठीक है फ्रेंड्स, आधुनिक देवनागरी का जो प्राचीन पुराना रूप है वो ब्राह्मी है। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर सवाल देखिए आपका है। चौथा नंबर सवाल है, अभी देखिए समय आप लोग को एक्स्ट्रा मिला है फ्रेंड्स, तो वीडियो भी आराम से आप देख सकते हैं और याद करते चलिएगा। चौथा नंबर सवाल आपका क्या है कि निम्नलिखित में से मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पर किस शासन ने पहली बार जीता था, यानी किस शासक ने पहली बार जीता था? तो 4 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए मैथमेटिक्स। तो देखिए बिहार पुलिस में मैथ की बात की जाए फ्रेंड्स तो देखिए इसमें वो क्वेश्चन नहीं लड़ता है और सिंपल जिस तरह से क्वेश्चन पूछा था आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, सिंप्लीफिकेशन से था, लाभ हानि से था और आपका चक्रवृद्धि ब्याज से था और प्रतिशत से था, तो हो जाएगा इसी टाइप का रहेगा फ्रेंड्स। तो उसमें समय बर्बाद करने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं, आप प्रैक्टिस शीट से कहीं से भी थोड़ा मैथ वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। ऐसे प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन तो मैं दे ही दिया हूँ शायद मैथ का फ्रेंड्स, और अंग्रेजी का और हिंदी का। देखिए कैसा इसमें एक क्वेश्चन दिया, एक वस्तु को 400 रुपया में बेचकर विक्रेता को 5% का लाभ मिलता है। 420 रुपये में बेचकर लाभ मिलता है, उस वस्तु को 380 रुपये में बेचने पर विक्रेता कितना लाभ या हानि होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर देखिए सोल्व करिएगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लॉस होगा, 5% का हानि होगा। ठीक है, 420 रुपया में बेचता है तो 5% लाभ होता था, 380 में तो पक्का है फ्रेंड्स आपका हानि होगी, तो 5% इसका आंसर आएगा। अगला सवाल आपका है कि महमूद गजनवी का, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 क्या है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर गेस करिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उतबी। तो खाली आपको इतना ही पढ़ने से काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। जैसे महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था, तो टोटल 17 बार आक्रमण किया था। इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था फ्रेंड्स, तो 1025 ईस्वी का आक्रमण जो सोमनाथ मंदिर पर किया था, जिससे बहुत सारा वहाँ से खजाना लूट करके ले गया था, और टोटल 17 बार आक्रमण किया था। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तभी क्वेश्चन में आपको पकड़ में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। और देखिए महमूद गजनवी जो आपको भारत पर आक्रमण किया था फ्रेंड्स, तो कितना 1001 से, ठीक है, 1001 से लेकर करके कितना 1027 ईस्वी तक, यही बीच में टोटल कितना बार आक्रमण किया था भारत पर, तो 17 बार आक्रमण किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 7वां नंबर आपका सवाल है फ्रेंड्स कि भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ है। मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है आपको, इसको अथी कर देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हूबहू नहीं आता है, और जो आप लोग जानते हैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिएगा तो मैथ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हुमायूं एवं शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था। देखिए आपको जो पैकेज दिया है फ्रेंड्स उसमें टोटल युद्ध के बारे में इंपॉर्टेंट के दे दिए, उसको पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा। तो सवाल नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1539 ईस्वी में शेर खां ने चौसा में हुमायूं पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हुमायूं एवं शेरशाह के बीच में देखिए क्वेश्चन यहीं से घुरा सकता है फ्रेंड्स कि जो चौसा की लड़ाई हुई थी कब हुई थी, तो 1539 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था, तो हुमायूं एवं शेरशाह के बीच में हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखेगा। और इस युद्ध में किसकी हार हुई थी फ्रेंड्स, तो हुमायूं की हार हुई थी और शेरशाह की जीत हुई थी, तो याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले इन्होंने सूरत में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। तो पहला का जो करेक्ट 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि जब IST यामोत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोगों अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 11 का डी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए कह रहा है, 12 नंबर सवाल कर रहा है फ्रेंड्स कि किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 का। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए जो समुद्र तल से ऊंचाई होता है ना फ्रेंड्स, वो सबसे ज़्यादा फैक्टर होता है प्रभावित करने वाला। तब 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व उसका समुद्र तल से ऊंचाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऊंचाई वही जो ज़्यादा प्रभावित करता है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल है भूपर पट्टी, जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्रस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, वह खंड है जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई है, क्या कहा जाता है। तो 13 का देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उसे होस्ट कहा जाता है। उसका एक नाम दिया गया, क्या, होस्ट कहा जाता है, भूपर पट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल आपका है कि प्रसिद्ध पुस्तक एवरी वर्ड्स काउंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इसका नवीन चावला के द्वारा यह बुक लिखा गया है। प्रसिद्ध पुस्तक एवरी वर्ड काउंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो नवीन चावला के द्वारा लिखा गया है। ठीक है,
और है जो फ्रेंड्स देखिए, बुक से संबंधित एक क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में रहे या 2 क्वेश्चन रहेगा, तो जो इम्पॉर्टेंट है सभी को याद रखे। इसे मदर टेरेसा एक बुक का नाम है, इसका भी लेखक है जो नवीन चावला ही लिखा है। और जो इम्पॉर्टेंट है सभी को आपको, जैसे हेड एंड टेल्स है, तो हेड एंड टेल्स का किसने लिखा है? मेनका गांधी लिखा है। तो इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट है, इसे बुक से संबंधित भी मैं आपको PDF दे दिया, वहाँ से आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। स्वेज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? ठीक है, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? लगभग 168 किलोमीटर है जो स्वेज नहर की लंबाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब स्वेज नहर जो है जो फ्रेंड्स किसको किसको जोड़ता है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो स्वेज भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच स्थित है, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ता है, तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यह जो फ्रेंड्स बनकर तैयार कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में। ठीक, याद रखिएगा, स्वेज नहर बनकर तैयार कब हुआ था? 1869 में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, कर्नल नासिर का नाम सुने होंगे, उसका भी इसमें योगदान था। तो पहले 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर। 16 नंबर सवाल है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश की साक्षरता कितनी? पूरे देश की साक्षरता कर रहा है, तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कितना? 74% था पूरे भारत का, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है कि क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानतः लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होती है? क्रिकेट में बल्ले की लंबाई पूछा जा रहा है अनुमानतः, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गेस करें फ्रेंड्स, इंच में दिया हुआ है कितना इंच होता है, तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 38 इंच के लगभग होता है। क्रिकेट में जो बल्ले की अधिकतर अनुमानतः लंबाई होती है 38 इंच होती है। 18 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशन के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वुडरो विल्सन हो जाएगा। लीग ऑफ नेशन के गठन में प्रमुख भूमिका वुडरो विल्सन ने निभाई थी फ्रेंड्स। ठीक है, ये वुडरो विल्सन कौन थे? तो अमेरिका के USA के राष्ट्रपति थे। ठीक है, जिन्हें लोक प्रशासन के जनक भी माना जाता है। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक भी माना जाता है। इन्होंने लीग ऑफ नेशन के गठन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? याद रखें, वुडरो विल्सन कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो इसी तरह से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? 19 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन, उसे मोडेम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उसे मोडेम कहा जाता है। मोडेम क्या है? मोडेम वो उपकरण है एक प्रकार का फ्रेंड्स, जिसका प्रयोग कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। मोडेम का ही है ना, मोडेम क्या है? एक उपकरण है जिसको कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यह है जो टेलीफोन लाइन पर कार्य करता है। तो पहला 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए। 20 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर का कारण किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ है। कहा जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए, स्वर एक ही है बजाया जाए, तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। देखिए इंस्ट्रूमेंट के बारे में कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका इसमें तारत्व नहीं होगा, पिच नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 20 का। ठीक है, केवल ध्वनि गुणता, इसके कारण ही आपका अंतर नजर आएगा। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखें। कर रहा फ्रेंड्स निम्न तापी इंजनों का प्रयोग होता है, तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? किसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में ही आपका ये निम्नतापी। देखिए क्रायोजेनिक यहाँ पर दिया फ्रेंड्स है, हिंदी क्या होता है? निम्नतापी। तो इस तरह से कंफ्यूज करता है, तो दोनों याद रखना होगा। तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में इसका प्रयोग किया जाता है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट का नाम सुने होंगे आप लोग, अयस्क के बारे में पूछा जा रहा है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर थोरियम का है ना, थोरियम का ही अयस्क है, मोनोजाइट है, याद रखिएगा। थोरियम जो क्या फ्रेंड्स एक रेडियो सक्रिय धातु, सभी अब जानते हैं रेडियो सक्रिय धातु, इसी का मोनोजाइट है जो अयस्क है। अगला 23 नंबर सवाल आपका है कि निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अब सोडियम क्लोराइड, शायद क्वेश्चन है आपको पूछा गया था सोडियम क्लोराइड वाला। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? 24 का कोलाइड नहीं है, तो दूध तो एक कोलाइड विलयन का उदाहरण, खून भी है, शादी, आइसक्रीम है जो कोलाइड नहीं है। ठीक है, आइसक्रीम कोलाइड नहीं है। देखिए कोलाइड क्या होता है? कोलाइड दो पदार्थों का क्या होता है? विषमांग मिश्रण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका जो आइसक्रीम है जो वो कोलाइड के अंतर्गत नहीं है, बाकी खून शहद ये सब है जो इसके अंतर्गत आएगा। 25 नंबर सवाल को देखिए। 25 नंबर सवाल आपका है कि छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के
होने की संभावना है, सिवाय। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आपको मॉडरेट किया है। गंदा पानी एक तरह से कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो 25 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हैजा हो सकता है। अगर गंदा पानी पीजिएगा तो टाइफाइड भी होता है। टाइफाइड का तो ही है फ्रेंड्स कि छिछले हैंडपंप से पानी पीने पर टाइफाइड हो जाता है। अगर दूषित जल पीजिएगा तो 100% आपको 10 दिन में टाइफाइड पकड़ लेगा। हैजा भी हो सकता है, कामला भी हो सकता है। ये फ्लोरोसिस है जो फ्रेंड्स, उससे नहीं होता है, ठीक है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कॉमन सेंस इसमें लगाना था, बन गया। 26 नंबर सवाल को देखिए, एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा? 26 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, लंबाई में वृद्धि करेगा तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, 27 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है बैक्टीरिया से, ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस से। देखिए गेस करिए 27 का क्या होगा? तपेदिक कर रहा है। तपेदिक रोग क्या होता है? बैक्टीरिया से होता है, ये तो क्लियर है। पीलिया है, चेचक है, मम्पस नहीं। पीलिया और चेचक और मम्पस ये है जो बैक्टीरिया से नहीं होता है, ये तपेदिक रोग ही होता है। तो 27 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तपेदिक का कारण जीवाणु होता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी चेचक मम्पस ये सब होता है जो वायरस से होता है। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को, 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर 28 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखें, और देखिए फ्रेंड्स ये जो संविधान सभा से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो आप लोग रखिएगा। जैसे भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ फ्रेंड्स, तो ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावी अधिनियम था जो 1935 का अधिनियम था, ठीक है। और बाकी भारतीय संविधान के जो निर्माण में स्रोत है फ्रेंड्स, कौन सा देश से कहाँ ले गया उसका कॉन्सेप्ट सभी लोग क्लियर रखिएगा। उससे प्रश्न आपको पूछा जाएगा। उसका PDF में मैं दे ही दिया हूँ फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा। 29 का देखें, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, ये क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस में मैं दे चुका हूँ पहले भी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लोक कल्याणकारी राज वाला था ना। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, यानी कि लोक कल्याणकारी राज का स्थापित करना। कहीं कहीं पर लोक कल्याणकारी राज रहेगा फ्रेंड्स, कहीं पर सामाजिक तथा आर्थिक रहेगा। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है जो आयरलैंड के संविधान से शामिल किया गया है। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, नहीं तो एग्जाम में प्रश्न छूट सकता है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन यही आपको एग्जाम में आ जाए। हो सकता है पूछ दे नीति निर्देशक तो कहाँ से लिया था? आयरलैंड से है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। और संसदीय आपका जो संसदीय प्रणाली जो कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो सब आप लोग को याद रहेगा। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। तो मैं हिंट्स कर दे रहा हूँ, इसका सारा कॉन्सेप्ट सबका क्लियर रखना चाहिए, नहीं तो प्रश्न छूट सकता है, ठीक है। यहाँ कह रहा है फिर आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 1/10 सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने की लिखित मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग की प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी? 30 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? इतना बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबको पता होगा कि ऑप्शन नंबर भी 14 दिन के अंदर ये सब करना होता है। 31 नंबर सवाल आपका कह रहा है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो 35 वर्ष की आयु, पढ़ा लिखा। देखिए इसका ये तो विडम्बना होता है फ्रेंड्स। 31 नंबर का आप लोग को क्या आंसर होगा आप लोग गेस कर लिए होंगे, यानी कि 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इतना बड़ा पद है फ्रेंड्स, लेकिन इसके लिए पढ़ा लिखा होना अनिवार्य नहीं है। नहीं पढ़ा अनपढ़ आदमी भी तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि यहाँ चपरासी की भी नौकरी लगती है फ्रेंड्स, तो उसमें कोई एजुकेशन मांगा जाता है। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, यानी अनपढ़ उसको भी बना सकते हैं। बाकी 35 वर्ष आयु हो गया, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, बस राष्ट्रपति वो बन सकता है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो पढ़ा लिखा कोई कहीं पर लिखित नहीं है कि जो राष्ट्रपति बने उनके लिए योग्यता या तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका 32 नंबर सवाल आपका है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो 32 का जो अच्छा क्वेश्चन है, 32 का करें तो साधारण विधेयक में होता है, ठीक है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका साधारण विधेयक का। अब देखिए कहता है कि भारत संसद के दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो बुलाता है कौन फ्रेंड्स? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये सब कॉन्सेप्ट सब बताया हुआ है, ये सब याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका लोकसभा के स्पीकर करता है, अध्यक्ष करता है। यहाँ क्वेश्चन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक पर होती है। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल को देखिए। 33 नंबर सवाल आपका है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपील के क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो 33 इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा गया था फ्रेंड्स अनुच्छेद से एग्जाम में। तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 134 के को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। अगला सवाल को देखते हैं। 34 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि वह कौन सा व्याधि, ठीक है, एलिमेंट है जिसमें इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? तो 34 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स? आप लोग को पता चल गया होगा, मधुमेह, ये रोग है ना, चीनिया बीमारी जिसे कहते हैं। अगला सवाल आपका है पीएच संबंधित है फ्रेंड्स। तो 35 नंबर सवाल का क्या होगा? पीएच मतलब यहाँ समझ पीएच स्केल का बात की जा रही है, जिसका खोज किसने? सोरेनसन ने किया था। याद रखिएगा पीएच स्केल में कितना होता है? टोटल 1 से लेकर के 14 तक होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका मानक 1 से 14 तक होता है, बीच में 7 होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। अब इसका आपको सारा कॉन्सेप्ट आप करना है। नींबू का पीएच मान कितना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह से ब्लड का कितना होता है, क्योंकि इसे क्वेश्चन आता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आप सब क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन आप लोग पीडीएफ पढ़ करके याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पीएच संबंधित है, तो इसमें क्या होता है? पीएच होता है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से संबंधित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पीएच है जो संबंधित होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से संबंधित होता है। क्वेश्चन फिक्स याद कर लीजिएगा माइंड में फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मानव आंख का सर्वाधिक सुग्राही है, सेंसिटिव क्या है? तो 36 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरे प्रकाश के लिए, ठीक है। अनसेंसिटिव होता है। मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही किसके लिए? तो हरे प्रकाश का, ठीक है फ्रेंड्स। 37 नंबर सवाल को देखिए। 37 नंबर सवाल का रहा है विख्यात ऑस्कर पुरस्कार निम्न संस्था द्वारा प्रदान है। ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो 37 का करेक्ट आंसर होगा विज्ञान, कला एवं चलचित्र अकादमी के लिए दिया जाता है, ठीक है। फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है ना ऑस्कर। तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 38 नंबर सवाल को देखिए। 38 नंबर सवाल कहता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना निम्न वर्ष में हुई थी। WIPO की स्थापना कब हुई थी? WIPO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी स्थापना को 38 का करेक्ट 1967 ईस्वी में हुआ था। अगला है बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट दे दिए फ्रेंड्स। प्रतीक नृत्य शैली के और उसके कलाकार के बारे में पीडीएफ में दिया हुआ, तो वहाँ पढ़ लीजिएगा। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बाउल है जो कहाँ? पश्चिम बंगाल का, ठीक है। पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है, लोक नृत्य है। 40 नंबर सवाल को देखिए। विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष किस तिथि से शुरू होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40 का। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 1 जुलाई से होता है, ठीक है। विश्व बैंक का फिलीपींस मनीला, आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स। विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष किस तिथि से शुरू होता है? तो इसका हो जाएगा आपका 1 जुलाई से हो जाएगा विश्व बैंक का, ठीक है। और विश्व बैंक का जो मुख्यालय कहाँ फ्रेंड्स, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिलीपींस मनीला में है या वाशिंगटन DC में है? कौन कौन स्टूडेंट को पता है हमें कमेंट करके बताइए 40 नंबर सवाल का कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय कहाँ पड़ता है। ऑप्शन भी मैं दे दिया हूँ फ्रेंड्स, फिलीपींस मनीला या वाशिंगटन DC में। तो हमें जवाब दीजिएगा आप लोग। 41 नंबर सवाल के निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की दिशा में बहती है? 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर की दिशा में कर रहा है ना। तो चंबल नदी है जो फ्रेंड्स उत्तर की दिशा में बहता है। चंबल नदी उत्तर की दिशा में बहता है। ताप्ती और नर्मदा नदी पश्चिम की दिशा में बहता है। याद रखिए ताप्ती और नर्मदा है जो क्या है? पश्चिम की दिशा में बहता है। वही कृष्णा है जो आपका पूर्व की दिशा में बहता है। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, सब याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये सब क्वेश्चन इस तरह से टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा नदी उत्तर की दिशा में बहता है? तो नर्मदा और ताप्ती तो मैं बता दिया फ्रेंड्स कि नर्मदा ताप्ता है जो किधर बढ़ता है? तो पश्चिम की दिशा में बहता है। और कृष्णा बढ़ता है जो पूर्व की दिशा में बहता है, ठीक है। कृष्णा नदी है जो पूर्व की दिशा में बहता है। बच गया चंबल, तो चंबल किधर बढ़ता है? उत्तर की दिशा में बहता है। अगला निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है 42 का। तो आप लोग विंबलडन का नाम सुने होंगे, ठीक है। विंबलडन है जो आपका घास के मैदान में खेला जाता है। 43 नंबर सवाल है कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ये देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से है। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंग फू सू हो जाएगा, ठीक है। 43 का जो करेक्ट आंसर है कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे? कुंग फू सू थे, ठीक है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका
ये हो गया आपका कितना 43 नंबर हो गया फ्रेंड्स। 44 नंबर सवाल का जो देखिए आपका, ये आपका मैथमेटिक्स से है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसको आराम से बना लिया। 2 वर्ष के बाद 3000 की राशि कितनी होगी यदि ब्याज में लगभग 12% वर्ष वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि का मिश्रधन पूछ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। समय दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, तो मिश्रधन इसको बना लीजिएगा। मिश्रधन वर्ग फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, सिंपल ऐसे पूछा जा सकता है। मिश्रधन वर्ग क्या होता है, पी, और यहाँ क्या होता है 1+r/100 होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या होता है n होता है। तो इस फार्मूला पर बनाइएगा तो जो आ जाएगा आंसर, इसका आंसर जानते हैं कितना आएगा 44 का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मिश्रधन पूछ रहा है इतना। इसी तरह से सिंपल मैथ रहता है। प्रशासनिक अधिनियम का तात्पर्य है, तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। संघ द्वारा पारित विधि, कार्यपालक द्वारा बनाया गया विधि या समावेश, सरकारी संस्थाओं के प्रशासन संबंधित विधि, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 46 नंबर सवाल देखिए कह रहा है फ्रेंड्स, किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2350 ईस्वी एवं 1750 ईस्वी पूर्व को मध्य किया गया है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियो कार्बन परीक्षण सी के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये रेडियो कार्बन, इससे क्वेश्चन अभी हो सकता है, एक यूरेनियम डेटिंग पत्ती होता है, एक कार्बन डेटिंग पत्ती होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कार्बन डेटिंग पत्ती से अगर पूछेगा फ्रेंड्स, ठीक, तो इसका क्या होता है कि जीवाश्म के भी पता चलता है। यहाँ पर करा किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण इतना इतना, तो इसका जो 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रेडियो कार्बन परीक्षण सी 14 द्वारा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ये काल निर्धारण किया तो इसी के द्वारा किया गया है। यूरेनियम डेटिंग पत्ती वो भी याद रखिएगा अपने, इसका देखिए सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तभी आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। अब जैसे कि यूरेनियम विधि से क्या होता है फ्रेंड्स, यूरेनियम विधि से अतीत, जैसे जितना भी अतीत का प्राचीन वस्तु है उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे पृथ्वी का उम्र, पृथ्वी से संबंधित जो भी है जानकारी होता है तो यूरेनियम डेटिंग पत्ती से होता है। जीवाश्म वगैरह से रहेगा तो कार्बन डेटिंग पत्ती से होगा, ठीक है। तो ये हड़प्पा वाला पूछ रहा है तो ये सभी लोग याद रखिएगा, रेडियो कार्बन परीक्षण सी के द्वारा। 47 नंबर सवाल को देखिए, ये मैथमेटिक्स का है फ्रेंड्स, चलिए इसमें समय नहीं वेस्ट करिए। अगला है 48 नंबर सवाल आपका है कि वर्ष 1969 में इनमें से कौन सी घटना नहीं घटी, कह रहा है फ्रेंड्स 48 में। देखिए तो इसमें एक ऐसा है जो नहीं घटी है, तो 46, 47, 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए याद करें, राजधानी एक्सप्रेस का शुभारंभ 1969 में हुआ था, ये सही है। इसरो का गठन भी कब 1969 ईस्वी में हुआ था, सब याद करें, ये भी चला। मानव का चंद्रमा पर पहुंचना नील आर्मस्ट्रांग 1969 पहुंचा था। एनसीईआरटी का गठन है जो आपका 1969 में नहीं हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी गठन, क्योंकि एनसीईआरटी का गठन कब हुआ था, फिर 1961 ईस्वी में हुआ था, सभी लोग याद रखेगा। अगर एनसीईआरटी का गठन पूछे फ्रेंड्स तो कब हुआ था, ये सभी याद रखेगा कितना, तो 1961 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1961 ईस्वी में ही अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई, सब लोग याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार पुलिस में, तो वो पुरस्कार संबंधित सब जो पीडीएफ दूंगा फ्रेंड्स उसमें उस तरह का क्वेश्चन शामिल करूंगा। तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एनसीईआरटी का गठन कब हुआ था, मैंने बताया अभी आपको 1961 ईस्वी में। 49 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है, तो सबको पता है फ्रेंड्स कई डिग्री चैनल जोड़ता है, आप लोग गेस कर लीजिए। तो 9 डिग्री चैनल ना 49 का, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल जोड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से 10 डिग्री किसको जोड़ता है, 8 डिग्री जोड़ता है, तो सबका कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर करना पड़ेगा तभी हो जाएगा। क्योंकि 8 डिग्री चैनल किसका करता है फ्रेंड्स, तो मेरे ये आपका मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है, ठीक है। फिर मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री जोड़ता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री जोड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से अब 10 डिग्री चैनल जो किसको जोड़ता है, तो ये आपका चैनल छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये छोटा अंडमान और निकोबार की स्थिति में तो 10 डिग्री चैनल जोड़ता है। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ कि 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है फ्रेंड्स, तो 8 डिग्री है जो मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है, 9 डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है, और 10 डिग्री चैनल के बारे में मैंने बताया था फ्रेंड्स, ये छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में स्थित है 10 डिग्री। तो इस तरह से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखे तभी पकड़ाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है, 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स किसे, गोपाल कृष्ण गोखले के। इनके द्वारा पूछा गया था द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये गोपाल कृष्ण, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका 51 नंबर सवाल है जो आपका मैथमेटिक्स का, तो 50 सवाल था फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करने होगा, और मैं कोशिश करूँगा आप PDF बना करके क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चन टाइप कर करके
और उसका वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग पढ़ाई से जुड़े रहिए और किस तरह से पढ़ना है फ्रेंड्स मैं बता चुका हूँ। मेहनत से पढ़ाई करिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि हड़प्पा सभ्यता के खाली रहे खोज याद करने से नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। किसने किया था, कब किया था, उसी तरह से मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, ठीक है। सुरकोर्दा किसने खोज किया था, रोपड़ का खोज किसने किया था, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। और आप लोग टेंशन नहीं लें, आपका जैसे ही एग्जाम डेट होगा थोड़ा सा मैं और एक्टिव हो जाऊँगा और क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन का PDF आप लोग को ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा, जो पेड ग्रुप है। जो स्टूडेंट पेड ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, सॉरी फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उससे आप कांटेक्ट करें और सारा क्वेश्चन जो PDF है पेड ग्रुप में आप पे कर करके ले लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।